हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक नैन मां शारदे पावटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम हर चैप्टर से 3 पार्ट के अंदर जो एमसीक्यू है वो स्टडी करते हैं। जिसमें जो फर्स्ट पार्ट रहता है वो फर्स्ट से 15 क्वेश्चन स्टडी किए जाते हैं, सेकंड में 16 to 30 क्वेश्चन रहते हैं, और थर्ड पार्ट में हम 31 से 45 क्वेश्चन स्टडी करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है से जो पार्ट सेकंड है। इसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं और उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जा चुका है। और साथ में चैप्टर से रिलेटेड जो भी नोट्स हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाते हैं। तो आज का हमारा जो सेकंड पार्ट रहेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, इसमें हमने क्या करने हैं, क्वेश्चन नंबर 16 to 30 है वो डिस्कस करने हैं। और ये चैप्टर न्यू एनसीईआरटी में थर्ड है, जबकि ओल्ड एनसीईआरटी में या फिर ओल्ड सिलेबस के हिसाब से देखा जाए चैप्टर फोर्थ रहेगा। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर वैसे फर्स्ट है, ओवरऑल देखा जाए ये 16 नंबर क्वेश्चन है जो हम स्टडी कर रहे हैं। इसमें हमसे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। आईयूडी का आपको पहले पता होना चाहिए। आई मीन्स इंट्रा, यू मीन्स यूट्राइन, और डी मीन्स डिवाइस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, और ये कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनको यूट्रस के अंदर, वोम के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। इंट्रा मीन्स विद इन, विद इन, और इंटर मीन्स बिटवीन। इंटर जब भी आपको वर्ड मिल जाता है तो उसका मतलब रहता है बिटवीन। तो यहाँ पे इंट्रा वर्ड यूज किया हुआ है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस मीन्स यूट्रस के अंदर कुछ ऐसी डिवाइस इम्प्लांट की जाती हैं जो आईयूडीज के अंदर आती हैं और बर्थ कंट्रोल करती हैं। एक प्रकार की कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड। और इसमें आपसे पूछा हुआ है कॉपर रिलीजिंग कौन सी आईयूडीज में नहीं है। तो इनमें जो एलएनजी एंड प्रोजेस्ट्रेट, प्रोजेस्ट्रेट ये कैसी होती हैं, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी होती है। हार्मोन रिलीजिंग, ये हार्मोन्स रिलीज करती हैं, रिलीजिंग आईयूडीज। ये एग्जांपल आपको याद रखने होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इनमें से। जबकि जो लिप्स लूप है, कॉपर टी है, और कॉपर 7, ये आपकी क्या रहती हैं, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी होती हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है वो LNG20 रह जाता है, क्योंकि इसमें नोट पूछा हुआ है। और कॉपर रिलीजिंग आईयूडी क्या करती हैं, इसमें से कॉपर आयंस रिलीज होते हैं, और कॉपर आयंस जो रिलीज होंगे वो क्या करते हैं, स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है, स्पर्म की जो मूव करने की जो स्पीड है, उसकी स्पीड को या फिर उसकी मोटिलिटी को क्या करते हैं, रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, इनहिबिट करते हैं, ये हम बोल सकते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा वो ए रहेगा इसका। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिक्सिंग अप ब्लास्टोसिस्ट इन वॉल ऑफ यूट्रस। से पहले यदि आप ने जो चैप्टर, इससे प्रीवियस चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ही लिया हुआ क्वेश्चन है, हालांकि ये इसमें क्या रहता है, ब्लास्टोसिस्ट एक स्टेज होती है जब जाइगोट डेवलपमेंट होती है या फिर इम्ब्रियोजेनेसिस होती है। तो जाइगोट से मोरूला बनता है, मोरूला से ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला और ब्लास्टुला में एक ऐसी स्टेज आती है जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। और ब्लास्टोसिस्ट जब आती है तो वो क्या करती है, यूट्रस की जो वाल होती है, यूट्रस वाल उसके साथ क्या करती है, वो जुड़ती है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स रहता है। प्लेसेंटेशन अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, ये 11th क्लास में आता है। प्लेसेंटेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन होते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट कैसे रहता है, उससे रिलेटेड होता है प्लेसेंटेशन। और प्रेगनेंसन, हालांकि ये कोई ऐसा वर्ड एनसीईआरटी में नहीं मिलता है। तो हमारा जो इम्प्लांटेशन है वो आंसर यहाँ पे रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट, what is the correct surgical method for preventing pregnancy in which vas difference is cut। सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में हम मेनली दो मेथड पढ़ते हैं। एक होती है वैसक्टोमी, 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 और एक होती है ट्यूबेक्टोमी। वैसक्टोमी में जैसे नाम से पता लगता है हमको, वास डिफरेंस, जो कि एक मेल एसेसरी डक्ट होती है, जो कि क्या करती है, स्पर्म को मूव करवाने का काम करती है, यूट्रस से यूरिथ्रा तक लेके आती है। तो वासेक्टोमी में वास डिफरेंस को कट किया जाता है और उसको टाई कर दिया जाता है। जबकि ट्यूबेक्टोमी किससे आया है,
फेलोपियन ट्यूब से नाम आया है, फेलोपियन ट्यूब, जिसके अंदर फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है। फेलोपियन ट्यूब क्या करती है, ओवम को रिसीव करती है ओवरी से और उसको यूट्रस तक लेके आती है। तो फेलोपियन ट्यूब को कट एंड टाई करेंगे तो उसको हम ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है वो ए रहेगा। हालांकि ऐसे कुछ वर्ड हैं वो मिलते नहीं हैं। इसके अलावा ये दो ही टाइप आपको याद रखने हैं इसके अंदर सर्जिकल मेथड में। उसके बाद इन द एग इज फर्स्ट फर्टिलाइज्ड आउटसाइड द बॉडी, मतलब कोई प्रोसेस आपसे पूछी हुई है, इसमें आपको बोला हुआ है कि एग को फर्टिलाइज करेंगे हम आउटसाइड द बॉडी एंड देन इट इज इंसर्टेड इनटू द ओविडक्ट। तो ये जो आर्ट एक टॉपिक दिया हुआ है, आर्ट मीन्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इस चैप्टर में एब्रीविएशन बहुत ज़्यादा आती हैं, इसलिए आप उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इसमें भी एब्रीविएशन ही आई हुई हैं इस ऑप्शन में भी। तो इसके अंदर काफ़ी सारी हम टेक्निक पढ़ते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, जो इनफर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी मीन्स जो इनकैपेबिलिटी है कपल्स की यंग वंस को प्रोड्यूस करने की, वो कैपेबल नहीं होते हैं यंग वंस प्रोड्यूस करने के, तो उसको ट्रीट किया जाता है इन मेथड्स के द्वारा। तो कुछ ऐसी टेक्निक इसमें यूज की जाती हैं, जैसे जिप्ट है। जिप्ट में क्या रहता है, इसकी फुल फॉर्म रहती है जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जायगोट को ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, और इसमें आपसे पूछा गया है फर्स्ट फर्टिलाइज्ड आउटसाइड द बॉडी एंड इंसर्टेड इनटू ओविडक्ट। ओविडक्ट मीन फैलोपियन ट्यूब। हालांकि हमारा आंसर यही ठीक हो जाता है। उसके अलावा इसकी फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, तो ये आने वाले क्वेश्चन हमारे सोल्व करवा दे। जैसे मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक स्पर्म का मतलब रहता है ये, जब हम ओवम के अंदर एक माइक्रो इंजेक्शन से क्या करते हैं, स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं, उसको बोला जाता है ITSI। IVF क्या होता है, इसी का दूसरा नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन को बॉडी से बाहर लैब में है वो क्या किया जाता है, कैरी आउट किया जाता है फर्टिलाइजेशन को, और कुछ डेवलपमेंट के बाद क्या किया जाता है, फिर उसको मदर वोम में ट्रांसफर किया जाता है। गिफ्ट, ये है गिफ्ट, ये जिप्ट था, ये गिफ्ट है। गिफ्ट में क्या किया जाता है, गैमेट इंट्रायन ट्रांसफर। इसमें हम गैमेट ट्रांसफर करते हैं, जैसे स्पर्म ट्रांसफर कर दिया या फिर ओवम ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि कई बार ओवम की भी जरूरत रहती है ट्रांसफर करने के लिए। फीमेल के अंदर ओवम प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, उस केस में किसी डोनर से ओवम है वो लिया जाता है और फीमेल के ओविडक्ट में ट्रांसफर करते हैं या फिर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। जब हम गैमेट करते हैं, स्पर्म या फिर ओवम को फैलोपियन ट्यूब में छोड़ देते हैं, उसको बोला जाता है गिफ्ट, और जिप्ट के अंदर जाइगोट भेजा जाता है। तो ये आपको हर एक फॉर्म है वो याद रहेगी, तभी हो सकता है आप उससे जुड़े और भी क्वेश्चन सोल्व कर पाओ। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिव यूज्ड इन, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होती हैं, जो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद ली जाती हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्शन के केस में, डाउट के केस में क्या है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ली जाती हैं, और ये कब तक इफेक्टिव रहती हैं, कोइटस मींस इंटरकोर्स, इंटरकोर्स मींस मेटिंग। तो ये लगभग 72 आवर्स तक ही इफेक्टिव होती हैं इंटरकोर्स के। ओव्यूलेशन का कोई रोल नहीं है ओव्यूलेशन के 72 आवर्स तक। तो क्या है, पहले तो फर्टिलाइजेशन होगी तभी क्या है, बर्थ कंट्रोल को रोका जाएगा। अब यहाँ पे ओव्यूलेशन ही हुआ है, एग ही रिलीज हुआ है, और एग के केस में हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करें वो कोई लॉजिकल नहीं है। मेंस्ट्रुएशन के टाइम भी जो है कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज नहीं किए जाते, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस उस टाइम बॉडी के अंदर चल रहा होता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम, और उस केस में यदि कोई भी बाहर से टेबलेट वगैरह है या फिर कोई भी चीज़ यदि ड्रग्स के रूप में यूज की जाती हैं, वो साइड इफेक्ट कोज कर सकती हैं। इम्प्लांटेशन क्या पढ़ा था हमने, अभी पढ़ा था ब्लास्टोसिस्ट जब जुड़ती है, तो ब्लास्टोसिस्ट के जो 72 आवर्स के बाद तो काफ़ी कुछ प्रोसेस हैं वो रन कर चुकी होती हैं। तो यहाँ पे सिंपली 72 आवर्स ऑफ इंटरकोर्स के बाद ही इफेक्टिव रहती हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, के बाद तो मेडिकेटेड हो जाती हैं जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव रहेंगी। चूज द राइट वन अमंग द स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट आपसे दी हुई हैं और किससे रिलेटेड हैं ये, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस से। जैसे कि हमने कॉपर रिलीजिंग के बारे में सबसे पहला जो क्वेश्चन आज का डिस्कस किया था, आईयूडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस रिएक्शन इन द यूट्रस। फैगोसाइटोसिस मीन्स ईटिंग बाय सेल,
सेल के द्वारा यदि ईटिंग होती है उसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। और यदि ड्रिंकिंग बाय सेल, ड्रिंकिंग बाय सेल, सेल यदि कोई भी चीज़ ड्रिंक करती है मतलब वो लिक्विड फॉर्म में इंटेक करती है, उसको बोलते हैं पिनेकोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस कुछ ऐसा वर्ड रहता है, फैगोसाइटोसिस ज़्यादा रहता है वर्ड, पीनो से रिलेटेड रहता है पिनोसाइटोसिस, पिनेकोसाइटोसिस। थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे, पीनो है, आप इसको क्या याद रख सकते हो, पिनोसाइटोसिस याद रख सकते हो। तो इसके अंदर क्या रहता है, सेल ड्रिंक करती है, इसमें कोई भी सॉलिड फॉर्म है जैसे स्पर्म है उसको क्या करती है, यूट्रस के अंदर की जो वाल है वो स्पर्म्स ईट करना शुरू कर देती है में। और जनरली इंसर्टेड बाय यूजर हर सेल्फ, यूजर के द्वारा बोल रहा है कि डाली जाती है, नहीं ये मेडिकेटेड होती हैं, डॉक्टर्स के द्वारा ही ये परफॉर्म की जाती हैं। इसके अलावा स्प्रेस गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस को रोकती हैं, गैमेटोजेनेसिस को नहीं रोकती, ये सीधा क्या है फर्टिलाइजेशन को रोकती हैं या फिर फर्टिलाइजेशन के बाद, मेनली फर्टिलाइजेशन को ही होने से रोकती हैं ज़्यादातर। आयोडीज वंस इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस्ड, इसको बोल रहा है कि रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, हालांकि इनका एक ड्यूरेशन होता है और ड्यूरेशन के बाद उसको रिप्लेस करना पड़ता है। कुछ का एक इफेक्टिव ड्यूरेशन होता है कि 1 साल 2 साल 4 साल के बाद उनको रिप्लेस करना पड़ता ही है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट आंसर है वो ठीक रहेगा क्योंकि बाकी लॉजिकल नहीं है। और यहाँ पे आयोडीजी का फैगोसाइटोसिस से ज़्यादा रोल रहता है। के बाद फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो रिगार्डिंग एमटीपी, एमटीपी मीन्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जब मेडिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है, रोक दिया जाता है ड्रग्स वगैरह से, सर्जिकल मेथड से, उसको बोला जाता है एमटीपी। और ये बड़े ही इस केस में लीगलाइज तरीके से किया जाता है। यदि हम इलीगलाइज तरीके से इसको करते हैं तो उससे क्या है, फिर जो कोर्ट वगैरह है या फिर जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आ जाते हैं। तो इसमें एमटीपी से रिलेटेड आपसे बोला हुआ है कि कुछ स्टेटमेंट है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। एमटीपी जनरली एडवाइज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स फर्स्ट टू 3 मंथ तक ही परफॉर्म कर सकते हैं, 4 to 6 मंथ सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है और 7 to 9 मंथ थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। तो जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है 9 मंथ में फर्स्ट 3 मंथ है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये सेकंड और ये थर्ड ट्राइमेस्टर। तो शुरुआती फेज में ही इसको करना सेफ माना जाता है कि जैसे जैसे आगे जो डेवलपमेंट बढ़ती है फीटस की तो मदर की बॉडी है वो भी इंक्लूड होना शुरू हो जाती है, मतलब बहुत एक हायर पार्ट का एक हिस्सा, मतलब एक बॉडी का हिस्सा बन जाता है फीटस। और फीटस को यदि हम किल कर रहे हैं उस केस में तो मदर के अंदर भी काफ़ी कुछ डैमेज है वो देखने को मिल सकता है। तो एमटीपीज आर यूज्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के रूप में यूज नहीं कर सकते, बर्थ कंट्रोल मेथड के रूप में हम इसको यूज नहीं कर सकते। इसको बड़े ही इमरजेंसी तरीके में ऐसी जगह पे यूज किया जाता है जहाँ पे लीगलाइज हो वो चीज़, ऐसे नॉर्मली यूज नहीं की जा सकती ये टेक्निक। एमटीपीज आर ऑलवेज सर्जिकल, हमेशा ही सर्जिकल होती हैं, ज़रूरी नहीं है सर्जिकल हैं, कुछ शुरुआती दिनों में इनको ड्रग्स वगैरह से, इंजेक्शन वगैरह से भी क्या किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। एमटीपीज रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल पर्सनील, ये भी बात ठीक है, मेडिकल जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, एक्सपर्ट हैं, उनकी देखरेख में इसको किया जाता है। और एमटीपी को जब अनक्वालिफाइड क्वैक्स के द्वारा किया जाता है तो ज़्यादातर वो फीमेल फिटिसाइड्स के केस में मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न है इसको लीगलाइज, क्योंकि फीमेल फिटिसाइड्स ज़्यादा होते हैं एमटीपी की मदद से। तो यहाँ पे हमारा आंसर है करेक्ट में फर्स्ट है और फोर्थ है, फर्स्ट फोर्थ यहाँ पे ए के साथ ही हैं, बाकी बीच की स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट रहेंगी। उसके बाद फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मेंशन्स बिलो, यहाँ पे कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज आपको दी हुई हैं और इनमें से बताना है कि नॉट स्पेसिफिकली इफेक्ट द सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन्स को वो इफेक्ट नहीं करती है, कौन सी है। एड्स की फुल फॉर्म क्या रहती है, एक्वायर्ड इम्यूनो एफिशिएंसी सिंड्रोम, एक प्रकार का सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बहुत सारी डिजीज होती हैं इसके अंदर। एक्वायर्ड मीन्स ये हमको जन्म से नहीं होती, ये हम एनवायरनमेंट से ही इसको अचीव करते हैं ज़्यादातर केसेस। वैसे यदि मदर के एड्स है तो हो सकता है बच्चे के अंदर भी वो आने के चांसेस हो, लेकिन यदि मदर सेफ है तो
बच्चे के अंदर यदि इन फ्यूचर आती है तो वो एक्वायर्ड होती है, उसके एनवायरनमेंट से आती है। इम्यूनो डेफिशिएंसी मीन्स इम्यून सिस्टम की कमी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर पड़ जाता है। और इम्यून सिस्टम का तो बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि हम नॉर्मली हर डे, हर मिनट, हर सेकंड बैक्टीरियाज के कांटेक्ट में रहते हैं। हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया हर टाइम मौजूद रहते हैं, तो उनका कांटेक्ट में रहेंगे तो इम्यून सिस्टम यदि हमारा कमज़ोर है तो हर बार हमको इन्फेक्शन हो सकते हैं, कोई ना कोई डिजीज है वो हमारी बॉडी में चल सकती है। तो ये बॉडी को टोटली क्या कर देता है, पूरी की पूरी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को वो डैमेज कर देता है आराम आराम से। एड्स पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है, खासकर इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है। ये जरूरी नहीं है कि क्या रहेगा, वह सेक्स ऑर्गन को ही इफेक्ट करेगा। सिफिलिस, गोनोरिया और जेनिटल वार्ड्स, ये ही हमारे सेक्स ऑर्गन को इफेक्ट करने वाली अलग अलग डिजीज हैं। ठीक है, हालांकि सिम्टम से रिलेटेड ज़्यादा कुछ जिक्र हमारी एनसीईआरटी में नहीं मिलता, लेकिन इतना याद रखना है कि जो एड्स है ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड रहेगा, और इसकी फुल फॉर्म यदि आपको पता है तभी आपको इसका आइडिया लगेगा। उसके बाद हाईली सोफिस्टिकेटेड मीन्स बड़ी ही देख रेख से की गई, प्रोसीजर मीन्स प्रक्रिया ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म्स इनटू एग, और ये जिक्र मैंने कर चुका हूं। मैंने बोला भी था कि ये क्वेश्चन आपका आगे का 16 भी करवा सकता है। इनकी फुल फॉर्म हमने डिस्कस की थी, हालांकि इसकी फुल फॉर्म तो अभी डिस्कस की है एड्स की। गिफ्ट या फिर गिफ्ट को हमने क्या बोला था, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, गैमेट में हम स्पर्म भी यूज कर सकते हैं, लेकिन साइट ऑफ डेस्टिनेशन, किस जगह पे उसको ट्रांसफर किया है, उस बेस पे ही टेक्निक अलग अलग हो जाती है। यहाँ पे हमने फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया है इसको, या फिर ओवम को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको अंदर हम जायगोट को ट्रांसफर करते हैं। और यहाँ पे क्या रहता है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन पढ़ा ही था। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक जो डेस्टिनेशन है, लोकेशन है, फाइनल लोकेशन स्पर्म की, वो यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। तो इसलिए इसको इंट्रा मतलब विद इन साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम के अंदर क्या करते हैं, हम स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर ए ही रहेगा, बाकी ये आंसर हमारे करेक्ट रहेंगे। उसके बाद हर्ट है मीजोड्रम, और ये क्या है, मीजोड्रम, एक्टोड्रम, एंडोड्रम, ये होती हैं जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स कब बनती हैं ये जर्म लेयर, ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन। और गैस्ट्रुलेशन के टाइम जो अर्ली टाइम होता है गैस्टेशन का, उसी को गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। इसके बाद आती है ये स्टेज, ये आती है ब्लास्टोसिस्ट के बाद। ब्लास्टोसिस्ट है जो, जैसे हमने पढ़ा था, ब्लास्टोसिस्ट बनेगी, उसके अंदर इम्प्लांटेशन होएगा। इम्प्लांटेशन के बाद क्या है, ब्लास्टोसिस्ट में एक तो आउटर लेयर होती है जिसको हम ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं, और कुछ इनर सेल मास प्रेजेंट होता है। और ये इनर सेल मास ही, इसकी जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं, फिर मूव करना शुरू कर देती हैं, स्टार्ट्स मूविंग, और वो अपने आप को अरेंज कर लेती हैं। उन्हीं में से एक बाहर की लेयर बनती है, बाहर की लेयर जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोड्रम। उसके बाद मीजोड्रम, और उसके बाद एंडोड्रम। ग्रोथ होती रहती है और लेयर्स हैं यहाँ पे बनती रहेंगी। और जब ये लेयर्स बनेंगी, इनसे ही हमारे 3 ही जर्म लेयर्स हैं जिनसे हमारे सारे टिश्यू, सारे ऑर्गन है वो बनते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसकी टेबल आपको नेट पे मिल जाएगी कि किस जर्म लेयर से कौन सा ऑर्गन बनता है, और यहाँ पे हमारा हर्ट है वो मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि जो बीच के ऑर्गन हैं, जैसे मीजो का मतलब होता है बीच, एक्टो मतलब बाहर, बाहर की जो स्किन है वो एक्टोडर्मल ही है। तो कई ऑर्गन ऐसे भी हैं जो शरीर के बीचों बीच हैं, लेकिन वो एक्टोडर्मल ओरिजिन के रहते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स है वो याद रख लेने हैं। जैसे हर्ट है मीजोडर्मल ओरिजिन में आता है, मीजोडर्म से बनता है, ये मीजोडर्म नाम डर्म लेयर से, और ये लगभग फर्स्ट वीक में ही डेवलप हो जाता है लगभग। और फर्स्ट मंथ में तो इसकी जो साउंड है, हार्ट बीटिंग है, वो स्टेथोस्कोप से सुनी भी जा सकती है। सबसे पहला ऑर्गन माना जाता है जो डेवलप हो जाता है, कब, गेस्टेशन के टाइम। और अब है आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बायोलॉजी से रिलेटेड। यदि आपको 9th 10th 11th और 12th जितने भी ये क्लासेज हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड, जितना भी आपको कंटेंट, एनसीईआरटी कंटेंट, इसके अंदर एक सिस्टमेटिक वे में अच्छे से और एक ओवरव्यू टाइप में यदि आपको पढ़ना है अच्छे से, इनका जो कंटेंट है पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। इसके अलावा आपको वन शॉट वीडियोज हैं, टॉपिक वाइज वीडियोज हैं, वो आपको असेस यदि करनी है। इसके अलावा कुछ वीडियोज के आपको एनिमेशन लिंक भी प्रोवाइड किए हुए हैं,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिली हुई है। हर एक पीडीएफ में से आप एक ओवरव्यू टाइप में, जैसे अब एमसीक्यू को जब हम पढ़ा रहे हैं, आपको यही मानते हैं कि आपको चैप्टर के ओवरव्यू आते हैं, लेकिन फिर भी यदि आपका ओवरव्यू का करना है तो एक चैनल है, आपको बता देते हैं, बायोलॉजी बाय दीपक नैन, ये पर्सनल चैनल है। और इसके अंदर आप क्या है, जो भी मटेरियल मैंने आपको बताया है 9, 10th, 11th, 12th, उसका बायोलॉजी से रिलेटेड और 9, 10th का तो साइंस से रिलेटेड आप मटेरियल है अच्छे से असेस कर सकते हैं। और बाकी टाइम चैनल के साथ यदि कनेक्टेड रहोगे तो आपको असर्शन रीजनिंग टाइप जो क्वेश्चंस हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है। बाकी बोर्ड एग्जाम के लिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अलावा टाइम टू टाइम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारी एनसीईआरटी में 11th 12th के अंदर, उनके भी अलग अलग सेपरेट वीडियोस में इसी तरीके से डिटेल से समझाया जाएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब रखें और उसमें भी चैनल के टाइम टू टाइम विजिट करते रहें, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट दैट population tends to increase geometrically while food supply increases arithmetically was put forward। तो ये एक थ्योरी के बारे में आपसे पूछा हुआ है, हालांकि ये इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। ये आपसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब जनसंख्या विस्फोट, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन है वो एकदम से जब बढ़ती है, उसके लिए एक थ्योरी थी। और उसमें क्या बताया था, जियोमेट्रिकली मींस ग्राफ वाइज इंक्रीज होता है, एकदम से बढ़ती है। इसके ऊपर डिपेंड करता है फूड सप्लाई, यदि हम इंक्रीज करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसको जितनी ज्यादा फूड सप्लाई देंगे तो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है। जितने ज्यादा फैसिलिटीज मिलती है ऑर्गेनिजम्स को, जितनी ज्यादा उसको फूड वगैरह रिसोर्सेज वगैरह मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे। और पॉपुलेशन के बारे में इथॉम्स माल्थस ने ये डिस्कवरी की हुई है, चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में हालांकि आपको बताया हुआ है। तो 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी में चार्ल्स डार्विन और थॉमस माल्थस के बारे में आपको मिलता है। और थॉमस माल्थस ही ऐसा माना जाता है, जो चार्ल्स डार्विन ने एक्सपेरिमेंट किए थे वो थॉमस माल्थस से ही इंस्पायर होके ही किए थे। तो चार्ल्स डार्विन और माल्थस के बीच में एक रिलेशन भी रहता है, मतलब एक दूसरे, ये डार्विन है वो माल्थस से इंस्पायर होके ही अपनी जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है वो इन्होंने पुट फॉरवर्ड मतलब आगे दी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, टेस्ट ट्यूब बेबी इज वन हु। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, IVF भी बोलते हैं। और IVF की यदि आपको फुल फॉर्म पता है तो इसका जस्ट आंसर आपके टिप्स पे रहेगा। IVF मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और इसमें यदि फुल फॉर्म आपको आइडिया लग गया तो जाहिर सी बात है विट्रो एक ही ऑप्शन में आया हुआ है। इन इज बोर्न आउट ऑफ द टेक्निक, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, एक ऐसी टेक्निक से पैदा हुआ बच्चा है जिसकी फर्टिलाइजेशन इन विट्रो मीन्स लैब के अंदर की हुई है या फिर आउटसाइड द बॉडी की हुई, आउटसाइड द बॉडी। उसके लिए भी हम क्या बोलते हैं, एक वर्ड होता है इन वीवो, एक होता है एक्स वीवो। वीवो वर्ड यूज किया जाता है, हालांकि मोबाइल फ़ोन भी होते हैं, लेकिन वीवो साइंस के अंदर भी वर्ड यूज किया जाता है। इन वीवो मीन्स इनसाइड बॉडी, इनसाइड बॉडी। और एक्स वीवो मीन्स आउटसाइड बॉडी, आउटसाइड बॉडी। और यहाँ पे इन विट्रो है, विट्रो मीन्स लैब, लैब के अंदर परफॉर्म की जाती है एक्टिविटी। तो बायोलॉजी में सारा खेल टर्मिनोलॉजी का है, यदि आपको टर्म्स अच्छे से क्लियर हैं तो आप उससे जुड़ा हर कॉन्सेप्ट है, हर टाइप का क्वेश्चन है वो कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया। इंडिया में जो पॉपुलेशन ग्रो है उसका कुछ स्टेटमेंट दी हुई है आपसे, और वो स्टेटमेंट आपको लॉजिकली बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। टेंड टू फॉलो ए सिग्मोइड कर्व एज इन केस ऑफ मैनी अदर एनिमल स्पीसीज। सिग्मोइड मीन्स दो टाइप के ग्रोथ कर्व होते हैं, जिसमें ऐसे एस बनता है और एक में ऐसे जे शेप्ड कर्व होता है। ये एस शेप्ड ग्रोथ कर्व है और ये जे शेप्ड ग्रोथ कर्व है। तो इसमें सिग्मोइड बोला है, सिग्मोइड का तो मतलब क्या रहता है, एक प्रकार का लॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है। इसमें पॉपुलेशन एक लेवल पे जाके स्थिर हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। लेकिन हम तो देखते हैं इंडिया की पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम कितना था, लगभग 35 करोड़ के आसपास थी, लेकिन 47 के आसपास की बात आपको बताई जा रही है 35 करोड़। लेकिन आज हम जनसंख्या जो देखते हैं लगभग
कब थी वो? 1947 के टाइम की बात थी, 1947, 1947। लेकिन अब 2024 के आसपास हम यदि देखते हैं 1.3 बिलियन या फिर 143 करोड़ जनसंख्या है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पे सिग्मोइड का मतलब तो क्या था कि एक लेवल पे जाके वो स्टेबल हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो पॉपुलेशन ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोज किया है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव मतलब बढ़ी है। इस तरीके से तो यहाँ पे सिग्मोइड तो नहीं आएगा। और जे शेप्ड ग्रोथ कर्व, वो बोलोगे कि जे शेप्ड आ सकता है, ये प्रैक्टिकल होता नहीं है, ये प्रैक्टिकल कर्व नहीं होता, ये थोड़ा प्रैक्टिकल माना जाता है कि एक बारी बढ़ती है फिर वो एक लेवल पे जाके रुक जाती है। क्यों? वो रिसोर्सेज वगैरह हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, वो तो लिमिटेड ही हैं। हालांकि पॉपुलेशन तो चाहे अनलिमिटेडली बढ़े, उनके लिमिट होने की वजह से क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन एक लेवल पे जाके स्टॉप हो जाती है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल कर्व होता है, ये अनप्रैक्टिकल रहता है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं रहेगा। टेंड टू रीच जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ एज इन केस ऑफ सम एनिमल स्पीसीज। क्या हो रही है? वो जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है, और ये भी चीज़ नहीं होती है। जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब बढ़ ही नहीं रही है, बहुत रेयर चांसेस है कि पॉपुलेशन एक स्टेबल पे जाके रुक गई। या तो वरना पॉपुलेशन बढ़ती है या फिर घटती है, फ्लक्चुएशन जरूर रहता है। फ्लक्चुएशन मीन्स कम या ज़्यादा जरूर रहती है, ऐसे जीरो ग्रोथ नहीं मिल सकती, ये प्रैक्टिकल बात नहीं हम बोल सकते। कैन बी रिड्यूस्ड बाय परमिटिंग नेचुरल कैलामाइट्स एनफोर्सिंग बर्थ कंट्रोल मेजर्स। तो हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं, किससे? नेचुरल कैलामाइट्स मीन्स प्राकृतिक आपदाएं, कोई भूकंप आ गया या फिर कुछ भी चीज़ है उससे रिड्यूस हो सकती है। और या फिर बर्थ कंट्रोल मेजर्स से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है नेचुरल कैलामाइट्स, तो इनको तो अपनी मनमर्जी से नहीं लेके आएंगे। और यदि ये आ गए तो फिर तो पॉपुलेशन ग्रोथ छोड़ो, फिर तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन भी निपट सकती है। उसके बाद कैन बी रेगुलेटेड बाय फॉलोइंग द नेशनल प्रोग्राम्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स जैसे टाइम टू टाइम अवेयरनेस से रिलेटेड ऐड मिलती हैं न्यूज़पेपर में वगैरह में या फिर टीवी पे। ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनमें लोगों को अवेयर किया जाता है स्मॉल फैमिली के बारे में, फैमिली प्लानिंग्स के बारे में, कि अच्छे से जीवन यापन करना है तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये लॉजिकल कॉन्सेप्ट हम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द सक्सेस ऑफ एनिमल पॉपुलेशन। सक्सेस मीन्स पॉपुलेशन का बढ़ना किस फैक्टर पे ज़्यादा इफेक्ट करता है? नेटिलिटी मीन्स बर्थ रेट, बर्थ रेट को बोला जाता है। मोर्टेलिटी डेथ रेट को बोलते हैं। अनलिमिटेड फूड, फूड है बहुत ज़्यादा मात्रा में है। अडेप्टिबिलिटी, इंटर स्पेसिफिक एक्टिविटी, इंटर मीन्स दो स्पीसीज के बीच का जो इंटरेक्शन है, जो रिलेशन है। तो बर्थ रेट अकेला क्या है, पॉपुलेशन को सक्सेस नहीं बना सकता। बर्थ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन आगे वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे हम ये नहीं मान सकते कि हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर सकता है वहाँ पे। अनलिमिटेड फूड, यदि फूड भी अनलिमिटेड दिया जा रहा है ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन बाकी फैक्टर्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसका अडप्टेबिलिटी। यदि हम किसी भी एनवायरनमेंट के प्रति अपने आप को अडप्ट कर लेते हैं तो हो सकता है बर्थ रेट पे और कम अनलिमिटेड फूड की वजह से भी हम अच्छे खासे वहाँ पे सर्वाइव कर पाएँ। तो ये ज़्यादा फैक्टर काम है जो सारे अदर फैक्टर्स के बीच में एक कोरिलेशन का काम करते हैं, क्योंकि अडप्टेशन का मतलब यही है सारे फैक्टर्स को एक साथ लेके चलना। तो ये आंसर हमारा सही रहेगा। बाकी ये तो आपके एक छोटे नॉर्मल बेसिक फैक्टर्स हैं जो अकेले कुछ नहीं कर सकते, जब ये एक दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे तब जाके हम बोल सकते हैं सक्सेस देखने को मिलेगा। आज का रहेगा चैप्टर, ये जो क्वेश्चन नंबर है लास्ट 30, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये क्या चीज़ होती है? जेनेटिक ड्रिफ्ट मीन जीन पूल का शिफ्टिंग। जीन पूल जब शिफ्ट हो जाता है, मान लो किसी पॉपुलेशन में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनके पास स्पेशल करेक्टर था, दूसरी जनसंख्या के पास क्या था, बन सकते हैं दूसरा करेक्टर इनके पास था। और जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, कोई नेचुरल फिनोमिना ऐसी होती है जिसकी वजह से बाई चांस क्या रहता है, ये पॉपुलेशन है जो आपकी मैक्सिमम पॉपुलेशन, ये खत्म हो जाती है, और कुछ पॉपुलेशन या कुछ इंडिविजुअल हैं पॉपुलेशन के वो इसके बचे रह जाते हैं, ये पॉपुलेशन बची रह जाती है। और आगे क्या करती है, जब इतने ही साइज की लगभग पॉपुलेशन हमारी बनेगी, इतने साइज की यदि पॉपुलेशन बन रही है तो उसमें इस टाइप के ज़्यादा ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, बाकी दूसरे टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है वो खत्म हो चुके होंगे। इसका मतलब जो जीन थे या करेक्टर्स थे वो पहले रैंडम थे हर जगह, लेकिन यहाँ पे कुछ ही पार्टिकुलर करेक्टर्स हैं वो बचे रह जाते हैं।
और ऐसा जेनेटिक ड्रिफ्ट नाम की जो फिनोमिना है, जो प्रोसेसेस हैं, वो ज़्यादातर कौन सी पॉपुलेशन में देखी जाती हैं? वो ऐसी पॉपुलेशन में हैं जो पहले ही छोटी हैं। यदि बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन में है तो करेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, और उस केस में इंडिविजुअल्स के कोई भी किसी प्रोसेस की वजह से यदि पॉपुलेशन का मैक्सिमम पार्ट डैमेज हो जाता है तो चांसेस ये रहते हैं कि वो क्या हो, वहाँ पे दूसरे भी इंडिविजुअल्स हैं वो वहाँ पे सर्वाइव करें और आगे जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो कम से कम देखने को मिले। मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या देखा जाता है, एक पर्टिकुलर करेक्टर्स का डोमिनेंस देखा जाता है जब उसकी पहले वाली पॉपुलेशन है वो खत्म हो जाती है। तो ये केसेस आपको स्मॉलर पॉपुलेशन में ज़्यादा दिखाई देते हैं। ये तो आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा। बाकी लार्जर पॉपुलेशन में नहीं मिलता, मेंडेलियन पॉपुलेशन में भी नहीं। मेंडेलियन करेक्टर्स जहाँ पे स्टडी किए जाते हैं, आइलैंड मीन्स किसी भी एक आइलैंड के ऊपर यदि कोई पॉपुलेशन है, आइलैंड पे यदि पूरे डैमेज होगा आइलैंड तो वहाँ पे तो बचने का चांस भी नहीं होता। जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए कंडीशन रहती है स्मॉलर पॉपुलेशन की। तो आज हमारा जो सेकंड पार्ट है चैप्टर थर्ड का वो कंप्लीट हमने कर लिया है। इसके अलावा पार्ट थर्ड के अंदर हम पढ़ेंगे पार्ट थर्ड के अंदर जो क्वेश्चन रहेंगे वो 31 से और 45 क्वेश्चंस है वो डिस्कस किए जाएंगे इसके थर्ड पार्ट में। और ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं, और इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से ये भी समझ जाते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन को हमने हर एंगल से अप्रोच करना है, तो उससे जुड़े क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर पाते हो। और किसी तरीके की सेशन के लिए आप चैनल के साथ कंटिन्यू रहें, चैनल को सब्सक्राइब रखें। थैंक यू सो मच।